चलिए, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। अब लिखिए अल्फा बीटा गामा डीके, अल्फा बीटा गामा डीके। बेटा देखो ये n बाई पी है, ये बात समझ में आ गई ना, n बाई पी बराबर 1.6 ना, इस पे क्या है, मैक्सिमम स्टेबल है। अगर मैं बोला कि न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, इस जगह पे है, अगर इस जगह पे है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये रेशियो भी बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो ये रेशियो भी बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर जो न्यूक्लियाई होगा वो 1.62 या 1.63 कुछ ऐसे होगा ना, बात समझ में आ रही है। और यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और अगर यहां पर कोई न्यूक्लियाई होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो ये रेशियो क्या होगा, 1.6 से कुछ कम होगा, 1.58 है या 1.57 है। लेकिन चाहेगा क्या, ये चाहेगा 1.6 पर होना, स्टेबिलिटी बेल्ट पर ही आना चाहेगा। हर आदमी की ख्वाहिश क्या है, स्टेबल होना लाइफ में। तो हर न्यूक्लियाई की क्या ख्वाहिश है, स्टेबिलिटी बेल्ट पे आना, स्टेबल होना। बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आएगा। हेडिंग डालिए अल्फा बीटा गामा डीके, अल्फा बीटा गामा डीके। देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली भी पढ़ाया जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा यूरेनियम में से इसको बम्बार्डमेंट किया और बीटा निकल गया, अल्फा निकल गया, वो ठीक है। लेकिन निकल क्यों रहा है उसको हमको थोड़ा समझना है, आखिर क्यों निकल रहा है ना, इसको हमें समझना है। पहले तो समझिए कि पहले फर्स्ट लिखिए अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल लिखिए, अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, इट इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो 2He4, हीलियम आप जान रहे हैं, हीलियम ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं, हीलियम एटम का न्यूक्लियस। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा इसका मास नंबर क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना है इसका, 4। तो इसको लिखते हैं यहां पर, ये मैंने बताया लिखने का तरीका क्या है, यहां पर लिखते हैं चार्ज और यहां पर क्या लिखते हैं, मास नंबर, याद है। तो लिख लो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा, बोलो भाई बोलो, +2, क्या होगा, +2। मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो बोलिए कितना होगा, +4। अरे मास है, क्या होगा, 4। अच्छा मास कितना होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो कितना, पक्की बात। देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज मास नंबर, मास नंबर कितना है, 4, और मास कितना है, 4 mu ना। लेकिन यहां पर जो लिखा होता है मास नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, मास नंबर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसी को उठा के AMU बोल देते, अरे AMU का मतलब है ना, समझ में आया। तो दिस इज मास नंबर, और इसको AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात हम लोगों को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। तो देखो नोट कर लो इसको, नोट हो गया, जल्दी नोट करिए। इसका सिंबल क्या है अल्फा पार्टिकल का, एक तो या तो अल्फा लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, ये तो बता ही दिया, He2 4, He2 4। ये मत लिख देना कि सर He++, ये मत लिख देना। अरे चार्ज मैंने कंसीडर कर तो लिया, चार्ज को कहां लिखा, 2, कंफ्यूज मत होइए, क्या है भाई, यही तो कंफ्यूजन बता रहा हूं, इतनी देर से बोल रहा हूं। ये क्या है, चार्ज, और ये क्या है, मास नंबर। रेडियो एक्टिविटी में रिप्रेजेंटेशन का ये क्या है, बोलो तरीका है ये कहां पे क्या लिखेंगे, चार्ज, और यहां पे क्या लिखेंगे, मास नंबर। यही तो कहानी इतनी देर से बता रहा हूं, यहां पे क्या लिखेंगे, चार्ज, और यहां पे क्या लिखेंगे, मास नंबर। कंफ्यूज मत होइए,
रुको रुको रुको, हम ही कंफ्यूज हो गए क्या? सॉरी बच्चों, ये क्या बोलेंगे? Z। क्या बोलेंगे ये? Z। रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, कैसे मैं गलत बता गया? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कल का मुझे नोट सिखाओ। कल ही गलत बता दिया क्या मैंने? हा? कल क्या बताया था? हाँ? आज मैं कैसे बता रहा हूँ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ओहो ऐसी गलती कैसे हो गई? एक मिनट रुको। ओहो, एक मिनट रुको बच्चों, बता रहा हूँ। चलिए, ये जेड है, कंफ्यूज मत होइए बच्चों, अरे परेशान मत हो, अभी बता रहा हूं। यहां पे ये क्या लिखा हुआ था? ये जेड बताया था और ये क्या बताया था? ए। सही है, ये जेड है और ये क्या है? ए। सॉरी, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन अभी है, मैं अभी दोनों चीजों को मिला दूंगा, परेशान मत होइए। अभी एक है और अभी आपको भी होगा कंफ्यूजन, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, ये जेड हो गया, ये हो गया, तो अल्फा पार्टिकल हो गया। तो अल्फा पार्टिकल में यहाँ पे क्या आ गया? अल्फा पार्टिकल में ये 2He प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस नहीं, 2He4, क्या लिखेंगे? 2He4। तो यहाँ पर प्रोटॉन की इतनी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 2। और आपका मास नंबर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, प्रोटॉन की संख्या है ना, क्या है? प्रोटॉन। तो अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, बात समझो, पॉजिटिव चार्ज है, तो किस वजह से है? प्रोटॉन की वजह से ही तो है। तो इसको चार्ज बोलो या एटॉमिक नंबर बोलो, बात क्या है? सेम है। वही मैं कह रहा हूं, तुम लोग कहां कंफ्यूज कर रहे हो, बात समझो। न्यूक्लियस है, दिस इज व्हाट, हम लोग किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज, न्यूक्लियस पे भाई न्यूट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन है। और जो प्रोटॉन, इस पे चार्ज क्यों है? चार्ज क्यों है? प्रोटॉन की वजह से ही तो है भाई। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो इसमें चार्ज कितना है? +2। कंफ्यूजन हो रहा तो मैं दोबारा शुरू से बता दूं, बोलो। नहीं समझ में आया? नहीं, नहीं बोलो, नहीं समझ में आया? दोबारा से समझो। देखो बेटा, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का एटम मानो, चलो हीलियम का एटम, ठीक है। और यहां पर एक न्यूक्लियस है और ये क्या है? मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों निकल गए तो यहां पर क्या हो गया आपके पास? ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां से हट गए, तो आपका क्या आ गया? आपके पास आ गया हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का क्या आ गया? न्यूक्लियस। और हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 4 - 2 बराबर 2। और न्यूट्रॉन क्या होता है? क्या होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन क्या होता है? चार्ज। प्रोटॉन पे क्या होता है?
चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर? ई, तो 2 प्रोटॉन पे 2e। अच्छा प्रोटॉन है तो चार्ज पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं इसको 2He4 लिख रहा हूं, तो इसको मैं Z बोलूं या इसको मैं चार्ज बोलूं, बात हमारी क्या है? एक ही है। तो जब पार्टिकल के टर्म में बात करेंगे बच्चों, जब पार्टिकल के टर्म में बात करेंगे तो हम इसको क्या मान लेंगे? चार्ज। पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल है ना, ये क्या है? न्यूक्लियस का टर्म बात कर रहे हैं। और अभी यूरेनियम वगैरह को देखेंगे तो वो क्या है? प्रोटॉन है। वो क्या है? प्रोटॉन। मतलब वो क्या है? एटॉमिक नंबर। आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन के कारण ही तो चार्ज आ रहा है। और क्या कारण है भाई न्यूक्लियस पे चार्ज आने का? कंफ्यूजन ये दूर कर लो तभी आगे बढ़ूंगा। समझ में आया सबको? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो चार्ज किसके कारण है? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, फिर प्रोटॉन के कारण क्या है? उसके ऊपर चार्ज है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो चाहे मैं जेड बोल दूं चाहे मैं चार्ज बोल दूं, बात क्या है? सेम ही तो है। समझ में आया? बोलो बेटा, तुम कंफ्यूज लग रहे हो, कुछ नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, चलो ठीक है, चलो कंफ्यूजन यहां पे दूर हुआ, आगे चलते हैं। तो देखो एक हमें मान लो कि एक है ZA, तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर या चार्ज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? Z से मान के चल रहे हैं। तो मान लो ये अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल था, देखो ये भी Z ढंग से बना है, ये Z और ये A, यहां से मान लो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। क्या है ये? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाला 2He4, तो इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट न्यूक्लियाई। और यहां पर मान लो Y बना, तो देखो बेटा होता क्या है कि दोनों ही साइड में मास नंबर, मास नंबर और या चार्ज बोल लो या एटॉमिक नंबर बोल लो, या इसको बोल लो चार्ज बोल लो या एटॉमिक नंबर बोल लो, वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अगर यहां पर मास नंबर कितना है? A, तो इसमें इन दोनों का एडिशन भी कितना होना चाहिए? A। तो ये Y का मास नंबर कितना हो जाएगा? A-4। Y का मास नंबर कितना हो जाएगा? A-4। और यहां पर Z है और यहां पर 2 है, ये भी बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये Z-2। इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई। देखो पेरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, और उससे अल्फा पार्टिकल निकला और क्या बना? डॉटर न्यूक्लियाई। सन न्यूक्लियाई नहीं, डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर इज मोर इंपॉर्टेंट ना। क्या निकला? डॉटर न्यूक्लियाई। सन न्यूक्लियाई की पूरी कहीं पे चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा है? डॉटर न्यूक्लियाई की है। देखो कितनी इज्जत दी जा रही है, चलो आपको भी देनी चाहिए। पेरेंट न्यूक्लियाई से बना डॉटर न्यूक्लियाई, और हमारा क्या निकला? अल्फा पार्टिकल। क्या निकला? ये अल्फा पार्टिकल। चलिए ये निकल गया हमारा, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, उससे बना हमारा डॉटर न्यूक्लियाई और एक अल्फा पार्टिकल। और डॉटर न्यूक्लियाई क्या है? ये न्यूक्लियाई आपका स्टेबल है और इसने अल्फा पार्टिकल का डिके किया। अब सवाल होता है क्यों डिके किया? सवाल ये उठता है क्यों डिके किया? भाई रटना तो है नहीं, समझना है ना क्यों डिके किया। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए किया। तो कैसे किया वो भी बताते हैं। इसमें एक लिख लो, सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर, सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर, सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर on both side must be equal in a nuclear reaction, in a nuclear reaction. Sum of atomic number and sum of mass number on both side must be equal in any nuclear reaction. कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वहां पे एटॉमिक नंबर का सम और मास नंबर का सम क्या होगा? सेम होगा, ठीक है?
एक लाइन और लिख लो, व्हेन अल्फा पार्टिकल एमिट फ्रॉम अ न्यूक्लियाई, व्हेन अल्फा पार्टिकल एमिट फ्रॉम अ न्यूक्लियाई, इट्स एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2. When an alpha particle emit from a nuclei, when an alpha particle emit from a nuclei, its atomic number reduces by 2 unit and mass number is reduced by 4 unit. Atomic number is reduced by 2 unit and mass number is reduced by 4 unit. आपको पता भी चल रहा है. यहां पे एटॉमिक नंबर कितना रिड्यूस हो गया, 2 यूनिट से, और मास नंबर कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. ठीक है. अच्छा चलो हम यूरेनियम का देखते हैं. देखो यूरेनियम 92, यूरेनियम 92 और 238, यहां से यूरेनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अनस्टेबल है. कैसा है, अनस्टेबल. और अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करना चाहता है. तो ये होगा 2He4 प्लस 2He4. अच्छा 2He4 एक अल्फा पार्टिकल इसने निकाला, एक अल्फा पार्टिकल को इसने एमिट किया. अगर अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो क्या बन जाएगा, मान लो कुछ x बन रहा है, कुछ x बन रहा है, या चलो हमने y माना था ना, y बन रहा है, और y कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 90. भाई 92 माइनस 2 कितना, 90. और यहाँ पे 238 माइनस 4 कितना, 234. अच्छा वाई हमको पता है क्या होता है, थोरियम होता है ना शायद. क्या होता है 90, बोलो, 90 होता है थोरियम. क्या होता है, थोरियम. तो एटॉमिक नंबर हमको पता है, ये क्या हो गया, थोरियम. अरे तुम लोग को याद नहीं है एकदम क्या, थोरियम. ठीक है. अच्छा यहां पर नंबर ऑफ जरा प्रोटॉन बताओ कितने हो गए, 92. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए कितने हो गए, बोलो भाई. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 146. और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो यहां पर अगर निकालेंगे हम तो आएगा आपका 1.58. कितना आएगा, 1.58. अगर ठीक है. और उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, 90, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है आपके 144. और यहां पर अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालेंगे तो 144/90 कितना आ जाएगा, 1.6. कितना आ जाएगा, 1.6. तो कहानी वही है कि स्टेबिलिटी बेल्ट वाली कहानी. अगर यहां पे होता तो 1.6 से ज्यादा होता. स्टेबिलिटी बेल्ट के कहीं यहां नीचे होगा ये न्यूक्लियाई, ये जो यूरेनियम न्यूक्लियाई है ये क्या होगा, कहीं ये नीचे होगा. और ये क्या करना चाहेगा, अचीव करना चाहेगा, ये स्टेबिलिटी बेल्ट पर आना चाहेगा. 1.58 था और इस रेशियो को क्या करना चाहता है, ये 1.6 के बराबर करना चाहता है. स्टेबिलिटी बेल्ट को पे आना चाहता है, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है. तो कैसे अचीव करेगा, मन की शांति चाहिए तो क्या करना है, दान कर देना है ना. तो ये क्या करेगा, लो भाई ले जाओ अल्फा पार्टिकल को. अल्फा पार्टिकल इसने निकाल दिया और अपनी स्टेबिलिटी को इसने अचीव किया. अब देखो उसके आगे क्या होता, अब ये भी मान लो अनस्टेबल है, ये भी कर रहा है, तो भाई हमने अपना काम किया, बाकी तुम करो ना. तुमने कहीं पैसे का दान कर दिया, अब उसने पैसे का क्या किया, उससे तुम्हारा मतलब नहीं है. तुमने अपना धर्म निभाया, खत्म हो गई बात. अब ये स्टेबल रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने स्टेबिलिटी अचीव कर ली. ठीक है बात. तो ये बात हो गई हमारी. ठीक है. तो आगे चलें, समझ में आ गया इतनी बात. अल्फा पार्टिकल जब भी निकलेगा तो मास नंबर क्या होगा, कितने से कम होगा, 4 से. और एटॉमिक नंबर किससे कम होगा, 2 से. ज्यादा सवाल इसी पे मिलेंगे आपको. ये तो कहानी में समझा रहा हूं आपको, थोड़ा डिटेल में जाएगा तो ये आएगा. नेक्स्ट लिखो एनर्जी इन डिके. मिटाल दू इसको, मिटाल दू, एनर्जी इन डिके. एनर्जी इन डिके. एनर्जी इन डिके क्या है, तो मान लीजिए कि आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई है AZ और यहां से बन रहा है Y.
नहीं, पहले अल्फा को निकाल दें हम लोग। अल्फा निकाला तो हो गया 2He4 प्लस वाई, वाई हो गया Z-2 और A-4 प्लस Q। हीट निकलती है ना, क्या है ये? एनर्जी। अच्छा, कभी सोचा ये क्यों निकलती है? पढ़ा तो था यूरेनियम क्रिप्टन में, और उसमें आर्गन और क्रिप्टन। यूरेनियम 92 का बहुत फेमस रिएक्शन है ना। 92 यूरेनियम किसमें बदल जाता है? आर्गन और क्रिप्टन, और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। तो क्यों करता है भाई? देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, सारी रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। अल्फा पार्टिकल इमिट किया, एक तो पार्टिकल भी इमिट कर रहा है, ऊपर से एनर्जी भी निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? हाँ, बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी निकलेगी? हाँ, ये चलो तुम कुछ ज्यादा ही डीप में चले गए, थोड़ा और सोचो, थोड़ा ऊपर आओ, सतह पे आओ, बेसिक समझो। ये होता है मास डिफेक्ट के कारण। किस लिए होता है? मास डिफेक्ट के कारण। देखो, हम मास डिफेक्ट समझते हैं, जैसे डेल्टा एम में लिखूं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होगा? दिस इज इसका ओरिजिनल मास, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ वाई। हमने देखा कि जब इसका जो मास था और इन दोनों का मास जो था, तो जो इसके जो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, और पेरेंट न्यूक्लियाई में से ही क्या निकला है? अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब हमने इसका डिफरेंस लिया तो बहुत थोड़ा सा मास, बहुत ज्यादा नहीं, 0.002 mu, 0.003 mu, इस टाइप का मास क्या हुआ हमारा? पाया गया। इतना मास में क्या पाया गया? डिफेक्ट पाया गया। भाई कोई चीज ब्रेक होती है तो कुछ मास क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जैसे सोना भी है, सोने की आपको चैन बनवानी है तो पिघला के बनाते हैं ना, तो कहते थे इतना मास क्या हो गया? खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। या उसको क्या बोल देंगे? मास डिफेक्ट। क्या बोल देंगे? मास डिफेक्ट। अच्छा, इस मास के करस्पॉन्डिंग क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई। न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, बहुत न्यूक्लियर लेवल पे काम है, छोटा सा मास ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। तो एनर्जी कितनी निकली? E बराबर mc²। ये सारी कहानी कहां चल रही है? न्यूक्लियर लेवल पे चल रही है। तो डेल्टा m इंटू C²। अब चाहे छोटा होगा लेकिन C² है ये, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 की पावर 16। बहुत छोटा सा भी मास होगा तो एनर्जी कितनी दे देगा? बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगा। बहुत थोड़ा सा भी मास होगा तो एनर्जी कितनी दे देगा? बहुत ही ज्यादा। ठीक है, शॉर्ट में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते हैं एनर्जी जो होती है, अगर इसकी वैल्यू हम 3 इंटू 10 की पावर 8 रखें और कैलकुलेट करें, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी ये क्या करता है? इतनी एनर्जी ये जनरेट करता है। ठीक है, जहां पर ये mx, ये यहां पर हमको mx, m अल्फा और my इन AMU किस में रखना है? AMU में रखना है। अगर इन सबको आप AMU में ही रख रहे हैं, हम किस में रख रहे हैं? AMU में। एटॉमिक मास यूनिट में हम इसका मास रख दें, फिर इसका मास रख दें, इसका मास रख दें, और इसका क्या निकाल लें? मास डिफेक्ट निकाल लें। किसका निकाल लें? मास डिफेक्ट। किस में निकाल लें? AMU में। उसको अगर इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी क्यों आ रही है? मास डिफेक्ट के कारण आ रही। क्यों आ रही है? मास डिफेक्ट के कारण। जब आपका ओरिजिनल जो न्यूक्लियाई है वो अल्फा पार्टिकल और आपका एक पेरेंट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, तो कुछ मास जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी। कुछ मास जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी। तो कितना मास होगा? तो इसका टोटल मास माइनस इन दोनों के मास का सम। तो ये मास जो होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। और कैसे कन्वर्ट होगा? E बराबर mc²। तो डेल्टा m है तो डेल्टा m इंटू C², और इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा?
डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कहानी समझ में आई। जहां पर ये मासेस किस में रखने हैं, एएमयू में रखने हैं। किस में रखने हैं, एएमयू में। ठीक है, क्लियर है। चलो बोलो बच्चों, कुछ कंफ्यूज लग रहे हो तुम लोग आज। हाँ, समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग का कंफ्यूजन दूर हो गया। वो जेड और चार्ज वाला तो कंफ्यूजन नहीं है अब। चलो बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो कौन सा, ये बताऊं। जेड और ए, ये टू लिखा है बोल रही हो। अरे ये क्या हो रहा है मुझे आज, ये क्या है जेड और ये क्या है ए। अरे वहां तो सही लिखा है, नींद लगता है मेरी पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं। अगर मुझे काम ना हो तो भी मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आती है, मतलब आदत ऐसी पड़ी हुई है ना। वैसे ज्यादातर लोगों की आदत है आजकल, देखता हूं मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूं तो लोग देखते हैं, कुछ लोग हैं जो जगते रहते हैं रात में भी। पढ़ते हो, पढ़ते हो तब तक, तुम ही दोनों से पूछ रहा हूं। मेरा स्टेटस देखोगे तो मुझे पता तो चलेगा कि जग रहे हो। हाँ, पढ़ाई करो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ो तो आवाज से चेक नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के बाद सबकी लाइफ बहुत, मतलब नथिंग इज इन प्राइवेट, सब चीज ओपन हो गई है। चलो आगे चले बच्चों, हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, जल्दी करते हैं। आज हम लोग को रेडियो एक्टिविटी खत्म करनी है, कल हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, इस हफ्ते खत्म कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हफ्ते से ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे, बहुत सीरियस हो गए। ठीक है, वो यूनिट थोड़ी सीरियसनेस मांगेगी ज्यादा। चलिए बीटा डिके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बीटा डिके। अरे ये सब तो बच्चों की चीज है, बस पढ़ा दे रहे हैं, ये सब पता है तुम लोगों को। पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे। चलो हम पढ़ा देंगे तो हो ही जाएगा इसी से। देखो बीटा डिके 2 तरह के होते हैं, एक बीटा निगेटिव डिके और एक बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा निगेटिव डिके और बीटा पॉजिटिव। अच्छा बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन, कोई नई चीज नहीं है। 0 एंड देखो -1 E0, -1 E0। इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1। अच्छा मास कितना है, 9.1 × 10⁻31। लेकिन कंपैरेटिवली ये मास कितना है, 0। तो इसका मास कितना मानते हैं हम लोग, 0 मानते हैं। तो -1 E0, ये क्या हो गया, माइनस बीटा, और +1 E0, ये क्या हो गया, प्लस बीटा। ये क्या हो गया, प्लस बीटा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं क्या, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना, +1, मास कितना, 0। क्या मास इसका, 0। क्योंकि जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है भाई, उससे 10,000 गुना छोटा है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10,000 गुना क्या है, कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हमारा मान लो कोई जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मान लो बीटा पार्टिकल निकला या अल्फा पार्टिकल, अरे बीटा निगेटिव निकला या बीटा पॉजिटिव निकला, तो बहुत थोड़ा सा मास निकला ना। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेयर में हम बात करें तो इसका मास क्या मानेंगे हम लोग, 0 मानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, नहीं एक लाइन लिख लीजिए इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी 0। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिके, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन डिके। ये क्या हो रहा है, डिके हो रहा है ना,
पॉजिट्रॉन डिके एंड इलेक्ट्रॉन डिके। लिखिए पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ा है कि नहीं? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बीटा पार्टिकल हैव, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, बीटा पार्टिकल हैव मास 0 एंड चार्ज माइनस ई, एंड चार्ज माइनस ई, एंड चार्ज माइनस ई। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बीटा निगेटिव डिके। देखो दो डिके हैं, बीटा निगेटिव और बीटा पॉजिटिव। अगर नहीं दिया है कुछ भी, बीटा डिके हो रहा है, तो आप क्या मानेंगे? बीटा निगेटिव का डिके मानेंगे। वैसे दिया रहेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो नॉर्मल बीटा डिके मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिके। ठीक है। अगर डिफरेंशिएट कर रखा है बीटा निगेटिव या बीटा पॉजिटिव, तो कौन सा डिके? जो दिया होगा वो। वैसे दिया होगा, बेसिक में बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है। चलिए, तो बीटा निगेटिव डिके हम लोग पढ़ते हैं। बीटा निगेटिव डिके, अगर बीटा निगेटिव डिके होगा तो क्या होगा? खुद पता है आप लोग को, बताइए। अगर मान लीजिए x, ये z और ये a, सही बनाया है? हाँ सही है। और इसमें से निकल गया -1 बीटा 0, और ये यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियाई ना, और ये क्या हो गया? सन न्यूक्लियाई नहीं, डॉटर है ये, डॉटर न्यूक्लियाई। बोलो, यहां पर मास नंबर में कोई अंतर नहीं आया और एटॉमिक नंबर 1 आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में चार्जेस क्या हैं? बैलेंस है। अब कंफ्यूज मत होना, कहना नहीं सर जी ये तो क्या एटॉमिक नंबर है, निगेटिव कैसे हो गया? निगेटिव एक एटॉमिक नंबर नहीं है, क्या है ये? चार्ज है। क्या है ये? चार्ज। और यहाँ पे कितना चार्ज है? Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? एलिमेंट की चर्चा हम कर ही नहीं रहे हैं। हम किसकी चर्चा? पढ़ो, पेरेंट न्यूक्लियाई। किसकी बात है? न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में क्या है? प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर वही भी क्या? चार्ज। बल्कि किताबों में बोल देते हैं जैसे अल्फा पार्टिकल, एग्जैक्टली ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलते तो हम भी बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। इनको बोलना चाहिए कि चार्ज 1 से बढ़ गया, और चार्ज बढ़ा तो क्या बढ़ा? प्रोटॉन बढ़ा। चार्ज बढ़ा तो क्या बढ़ा? प्रोटॉन बढ़ा, और प्रोटॉन बढ़ा तो एटॉमिक नंबर बढ़ा। तो जनरल सेंस में बोल देते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ गया, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है। और चार्ज किसी न्यूक्लियस में कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, मतलब कि एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो कौन इतना दिमाग लगाए? बोल देते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ गया। बोल देते हैं क्या? एटॉमिक नंबर बढ़ गया। लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन जनरल सेंस में बोलते हैं एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर इज रिमेन्स अनअफेक्टेड। मास नंबर रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो लिख लो, डिटेल समझ में आ गई। बाकी जो चलता है वही लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी वैसे ही आता है। ठीक है। लिखिए, इन बीटा पार्टिकल, इन बीटा निगेटिव डिके, इन बीटा निगेटिव डिके atomic number is increased by 1 unit, atomic number is increased by 1 unit, and mass number remains unaffected. Mass number remains unaffected. देखो एक चीज और होती है, बात समझिए। जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, एक आपका क्या निकला? बीटा निगेटिव पार्टिकल। और इसके साथ साथ एक और पार्टिकल निकलता है, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू। क्यू क्यों? एनर्जी। एनर्जी क्यों? मास डिफेक्ट के कारण। कितनी? अगर हम निकालना चाहे तो डेल्टा एम बराबर क्या? मास ऑफ
एक्स माइनस मास ऑफ बीटा, तो बीटा का मास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी लिख लो, प्लस मास ऑफ एक्स, ये मास डिफेक्ट आ गया। अच्छा, इसका कोई मास नहीं होता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, उसका कोई मास, एक तरह का रेडिएशन, अभी समझाऊंगा इसको भी डिटेल में। डेल्टा एम बराबर दिस हो गया, तो यहां पर हम कहेंगे कि एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी बराबर डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपने एम, ये एम एक्स और ये सारी वैल्यू किसमें रखी हैं, एएमयू में रखी, ध्यान रखिएगा, किसमें रखी है, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में रखी है, ठीक है। अब देखो, हाँ 931 ही तो लिखा, क्या हो रहा है भाई आज मुझे, 931.5 बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं, कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड इज नॉट स्टेबल, कोई बात नहीं, बता दीजिएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सुनो मेरी बात, ये x जो मान रहा हूं वो क्या है, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, ये अननोन है, जिसमें जो पार्टिकल अल्फा को निकाले क्या वही पार्टिकल बीटा को भी निकालेगा, ये तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक्स और वाई। भाई सारे एक्चुअल में क्या होता है भाई, एक्स आप अपने हिसाब से डिसाइड थोड़ा ना कर सकते हैं, एक्स तो नेचुरली मौजूद है। जैसे अभी मैंने आपको निकाला, अल्फा पार्टिकल निकाला था ना, तो अल्फा पार्टिकल किसमें निकला, यूरेनियम में से निकला, किसमें से, यूरेनियम में से। अब मैं बीटा निगेटिव निकाल तो कहूं यूरेनियम चलो तुम निकालो, वो नहीं निकालेगा, वो मतलब कौन सा डिके कर रहा है, ये तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, वो कौन सा डिके करेगा, तो वहां पर जो एक्स है, मास ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो जनरल इक्वेशन है ना, नहीं समझे, ये तो फॉर्मूला तो चेंज थोड़ा हो जाएगा, वहां पर मास ऑफ एक्स मास ऑफ वाई चेंज। देखो तुम लोग बताते भी नहीं हो, दोनों साइड में मैंने एक्स एक्स लिख रखा है, पता नहीं कहां दिमाग चला, सॉरी बच्चों आज कुछ गलती हो रही है मुझसे, तुम लोग में तो लिख लिया है, सॉरी कुछ समथिंग इज नॉट गुड, नींद नहीं पूरी हुई सही में, सॉरी कुछ गलती हो रही है, बता दीजिएगा आप लोग, चलो मैं ध्यान रख रहा हूं। अभी यहां से एक्स हुआ तो पेरेंट न्यूक्लियाई बना, गलती किसने किसने की है, सबने की है, इसका मतलब तुम लोग का ध्यान नहीं है, ऐसा थोड़ा ना मास्टर गलत लिखा तो तुम भी गलत लिखो। चलो आगे चलते हैं, बात समझिए। अब हम लोग जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है या बीटा निकल रहा है या गामा निकल रहा है, ये हम अपने आप थोड़ा सा सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तो किसी एलिमेंट का नेचुरल फिनोमिना है, तो उस हिसाब से ये mx और my क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बीटा पार्टिकल का भी मास वगैरह क्या है, चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब मास डिफेक्ट चेंज हो जाएगा तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अब ये तो सर जी इसको भी क्यों लिखा, यहां पे भी क्यों निकल, अरे क्यों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना। तो देखो इसमें कब निकलता है, हाँ क्या एग्जांपल है इसका दिखाता हूं। देखो जैसे कार्बन का मैंने बोला था, कार्बन 614, ये क्या है बोलो, बोला था अनस्टेबल है, नहीं मानोगे, बोलो। प्रोटॉन बोलो कितना, 6, न्यूट्रॉन बोलो कितना, 8, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बोलो कितना, 6/8, नहीं 8/6, ग्रेटर देन 1 आ गया है ना, और लेस देन 20 जब एटॉमिक नंबर होता है तो क्या होना चाहिए, 1, तो ये क्या है, अनस्टेबल, क्या है ये, अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो अल्फा पार्टिकल निकलवा दें, नहीं निकलेगा भाई, ये हम पे डिपेंड नहीं करता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। ये क्या निकालता है, ये बीटा निगेटिव निकालता है, ये क्या निकालता है, बीटा निगेटिव, अपने मन से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो बीटा निगेटिव निकालेगा तो बीटा -1 0 प्लस
अगर ऐसा हुआ तो बताओ, ये -1 यहां पर हो गया तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो कार्बन से आगे क्या आता है, नाइट्रोजन। क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हो गया 7 और ये क्या हो गया 14 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी, एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। अब सर जी सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन ये एंटी न्यूट्रिनो हमको समझ में नहीं आया। अच्छा स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, चलो यहां पे बोलो प्रोटॉन बोलो 7, न्यूट्रॉन बोलो 7, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बोलिए 1। तो ये क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। तो इसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। अच्छा अल्फा निकाल के देखो जरा, इससे निकालो 6C14 निकालो अल्फा जरा। 2He4 कितना हो गया, प्लस 2 घटेगा तो क्या आएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। 4 पे क्या होता है, बोरॉन बेरिलियम, बी ना, बी। तो मान लो ये बन गया बी, और यहां पे क्या हो गया भाई, अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, 4 हो गया ये। और यहां पर क्या हो गया 10। तो प्रोटॉन कितने हो गए 4, न्यूट्रॉन कितने हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बोलो 6/4 ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल नहीं निकलता है। अब बात समझ में आई भाई, बीटा पार्टिकल जब ये निकालेगा तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो किसके बराबर कर लेगा, 1 के बराबर कर लेगा, स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। लेकिन अगर अल्फा ये निकालता तो स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाता। जब स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाएगा तो क्यों निकालेगा ये, क्लियर है ना। अगर स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाएगा तो क्यों एमिशन करेगा अल्फा पार्टिकल का फालतू में। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए तो एमिशन हो रहा है। जब स्टेबिलिटी अचीव हो ही नहीं रही है तो अच्छा हर एक पार्टिकल के लिए क्या, हर एक न्यूक्लियाई के लिए क्या अलग अलग पार्टिकल का एमिशन होगा। हर एक पार्टिकल कोशिश करेगा स्टेबिलिटी को अचीव करना। तो जरूरी नहीं है कि अल्फा निकाले या बीटा निकाले या बीटा निगेटिव निकाले, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किस चीज को निकालने से मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है। यहां पे देखें कि अल्फा निकालेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो इसने क्या निकाला, बीटा निकाला। और यही आपको पढ़ना है, इसको आपको नहीं पढ़ना। दिस इज रॉन्ग, ये मत बोलना कि सर ये है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा एनर्जी निकालना हो तो काम कर, ये माइनस दिस इंटू 931.5, बार बार नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। अब आगे क्या होता है एक्चुअल सुनो, और कहानी सुन लो एक्चुअल में क्या होता है। हाँ यहां पर नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये होता है ना। और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1। तो न्यूक्लियाई इस स्टेबल, अच्छा ये पहले स्ट्रेट लाइन होता है z बराबर 20 तक, उसके बाद कर्व होता है। तो ये इसके इधर लाई करेगा कि इधर लाई करेगा, ये वाला न्यूक्लियाई कराया था ये तो। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, अरे न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो ये मान लो यहां पर किया, यहां पर किया, ठीक। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या ये बोलो, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज नथिंग एल्स, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन ही तो है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, और मास कितना है इसके कंपेयर में, 0। अब हमारे पास था न्यूक्लियस, हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या था, न्यूट्रॉन, और दूसरा क्या था, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, समझो क्या हुआ। सुन लो बात को। एक्चुअल में होता क्या है कि इसके पास संख्या किसकी ज्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन की संख्या कम है। किसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाए और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए तो हमारा
काम जो है बन जाए, न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाए और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए, ये चाहता है ये। तभी तो रेशियो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, अपने एक न्यूट्रॉन से बोलेगा कि भाई तुम उधर शामिल हो जाओ, न्यूट्रॉन को क्या कहेगा कि तुम प्रोटॉन बन जाओ, न्यूट्रॉन को क्या कहेगा कि तुम प्रोटॉन बन जाओ। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना, 0, ठीक है, और इसका मास नंबर तो कितना होता है 1, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हुआ 1p1, प्रोटॉन पे चार्ज कितना 1 और मास कितना 1। तो ये न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, देखो समझो, डिटेलिंग समझो, बीटा नेगेटिव डिके इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया, रेशियो मेंटेन हो गया, रेशियो आपका मेंटेन हो गया, ठीक है। यहां पर एक कम हुआ तो एक न्यूट्रॉन कितना हो गया 7, देखो 7 है, ठीक है, और प्रोटॉन एक बढ़ गया तो 7, तो 7 7 1 ना, तो 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो डिटेल पूछेगा कि अल्फा बीटा नेगेटिव डिके क्या होता है, व्हाट इज बीटा नेगेटिव डिके, तो आप बोलेंगे बीटा नेगेटिव डिके इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, and while doing so it emit a alpha beta negative particle। अब समझो, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होना जरूरी था इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, लेकिन भाई न्यूक्लियर रिएक्शन भी तो बैलेंस होनी चाहिए, नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन भी तो बैलेंस होनी चाहिए। अब न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस होने के लिए चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो चार्ज कितना है -1, और यहां पर मास नंबर कितना 1, यहां पर मास नंबर कितना 1, तो मास नंबर कितना होना चाहिए 0, तभी तो दोनों साइड में होगा। अच्छा, जब इसको देखा तो पता चला अरे ये तो जान पहचान का है भाई, कौन है ये, इलेक्ट्रॉन साहब है, ये कौन है इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, इसके साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर दिया, और इसी को बोलते हैं बीटा नेगेटिव डिके, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिके। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिके। क्या कहानी एकदम क्लियर है, बोलो ढंग से बोलो बच्चों, समझ में आया एकदम ढंग से, नहीं समझाते हैं, अभी दोबारा समझाएंगे, नोट करो इसको, थोड़ा ये डिटेलिंग है ना। अरे कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ा दें ढंग से, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा काम, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। अच्छा सवाल आएगा तो फिर ऐसे ही घुस के आता है फिर अंदर से। बोलो आखिरी में बोलो, तुम लोग बोलो, आया समझ में, ठीक है, समझाते हैं, कुछ और भी कोशिश करते हैं समझाने की। अच्छा, एक इसमें एक और लिख लेना, इसके साथ साथ ये तो एमिट करता ही है, इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकालता है। क्या करते हैं, एंटी न्यूट्रिनो भी निकालता है। अब एंटी न्यूट्रिनो की कहानी मैं बताने लग जाऊंगा तो आप लोग सो जाओगे, उतनी कहानी बताने की जरूरत नहीं है उसकी भी कहानी, अरे उसकी कहानी फिर बहुत लंबी है, पूरा उसका मोमेंटम निकाल लो, स्पिन मोमेंटम निकाल लो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताओ, वो उतनी जरूरत आपको नहीं है। बस ये समझिए, देखिए अभी मैं समझा दूंगा ढंग से, आप लोग लिख लो, पहले समझाता हूं, लिख लो, पहले नोट कर लो सारा। मोमेंटम और क्या कहते हैं, स्पिन एनर्जी कंजर्वेशन और स्पिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, स्पिन मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन को, मतलब एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ये क्या आता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल के आता है। अब उसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ाऊंगा तो फिर तो शाम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, और उतनी जरूरत भी नहीं है, अभी मैं समझा दे रहा हूं, याद करने का तरीका मैं समझा देता हूं, नोट कर लो पहले।
नहीं समझ में आ रहा तो पता चल जाता मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था ना। हाँ, हम लोग बैठे रहते थे चुपचाप, समझ में नहीं आता था। समझ में आता है तो चेहरे पे अजीब सी खुशी आ जाती है, और नहीं समझ में आता तो चुपचाप आदमी बैठा रहता है। चलो चलो एक बार डिटेलिंग दोबारा से बता दूं, समझा दूं। देखो बीटा निगेटिव, पहले ये देखो इतना हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कहीं कहाँ पढ़ते हैं, ये था जेड, ये था ए, यहां से एक बीटा पार्टिकल निकला तो क्या बन गया हमारा, बीटा पार्टिकल निकला -1 बीटा 0, और बन गया हमारा क्या, डॉटर निकला, क्या हो गया Z+1, और ये क्या रह गया ए, और बीटा निगेटिव डीके खत्म। बहुत ज्यादा बता दिया तो क्या हो गया, एक तो एंटी न्यूट्रिनो निकल गया और क्या निकल गई, हीट निकल गई, कहानी हो गई खत्म। ठीक, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ पे शुरू हुई। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन जो था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हुआ, स्टेबिलिटी बेल्ट अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी बेल्ट को अचीव करने के लिए, n/p का रेशियो 1 करने के लिए क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो भाई डायरेक्ट तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, अब ये कन्वर्ट हुआ तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो यहां पर 1 है और यहां पर 0 है, तो क्या कर दूं, -1, तो -1 + 1 कितना हो गया, 0, और यहां पर 1, यहां पर 1, तो यहां पर भी 1 कर दूंगा तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो क्या कर दूं यहां पर 0, तो -1 चार्ज और मास कितना है, मास नंबर कितना है 0, मास 0 है तो मास नंबर भी 0 ही होगा। तो ये हमने देखा कि जब ये -1 E0 है तो जाना पहचाना पार्टिकल है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसी को बोलते हैं बीटा निगेटिव डिके, इसी को बोलते हैं बीटा निगेटिव डिके। और इसके साथ साथ एक हमारा एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, एक हमारा एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। क्यों निकलता है, जैसे हमने यहां पर इक्वेशन बैलेंस की ना, यहां पर इक्वेशन को बैलेंस किया, तो बेटा उसी तरीके से इसका एक एनर्जी भी निकाली जाती है। चाहे तो क्या करेंगे, ये निकला इलेक्ट्रॉन, निकला तो इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकला तो किसी स्पीड से चल रहा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका मोमेंटम वगैरह भी निकाल सकते हैं। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे जाएं तो उसकी स्पिन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना तो उसकी स्पिन भी होगी, ठीक है, तो उसकी स्पिन वगैरह निकाल सकते हैं। फिर उसको कंजर्व कराएंगे, तो वो सब कहानी हम लोग को नहीं पढ़नी, हमको ये पढ़ना है कि एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन, ये शब्द हमको समझ लेना है। एंटी न्यूट्रिनो किस लिए निकल रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन या स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। इस शब्द को समझाने का मतलब है कि 3-4 घंटे की क्लास वो जो फर्जी हो जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा और आपके लेवल पे भी नहीं है। एक बात समझ लो, एक बात और समझ लो, जब आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने सुना है ना, इलेक्ट्रॉन तो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन, क्या है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। और यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो। जब इलेक्ट्रॉन निकला मतलब आपको पता है कि ये क्या है, पार्टिकल ना, और इसका एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला पार्टिकल, तो पार्टिकल साथ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, और जब निकलेगा पॉजिट्रॉन तो उसके साथ क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। याद कर लीजिए, जब हमारा इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या निकला, एंटी न्यूट्रिनो, मतलब पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के साथ पार्टिकल। एक होता है न्यूट्रिनो, एक होता है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो उसके साथ क्या निकला, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और जब हमारा निकलेगा पॉजिट्रॉन तो क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। एंटी पार्टिकल के साथ पार्टिकल और पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल। समझ में आ गई बात, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। बीटा निगेटिव डिके हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिके है, किसका है, इलेक्ट्रॉन का डिके, और इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा कि एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल के साथ पार्टिकल। समझ में आ गया। और एक लाइन याद रखिए, क्यों निकलता है, उसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, सिलेबस में भी आपके नहीं है, केवल लाइन है, लाइन याद रखिए। लिखो
एंटी न्यूट्रिनो एक लिख लो पहले लाइन, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखो। हाँ दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? किसकी थ्योरी लिखा दूं? तो लिखा तो है, इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू वन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है। तो अब लिखाने बैठूंगा बेटा तो बहुत लिखाना पड़ेगा। लिखाएंगे लिखाएंगे, अभी लिखा देते हैं। क्या लिखा दूं इसमें? पहले एंटी न्यूट्रिनो लिखो, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा सा लिख लो। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो क्या है? देखो इसको पॉली ने बताया था। किसने बताया था? इट वॉज सजेस्टेड बाई पॉली, इट वॉज सजेस्टेड बाई पॉली। पॉली कौन है? पॉली एक्सक्लूजन, कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा? एंटी न्यूट्रिनो लिखो, एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड बाई, एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड बाई एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, V के ऊपर ऐसा लगा देते हैं बार। V के ऊपर क्या लगा दिया? बार। या न्यू V बोलते हैं या न्यू बोलते हैं, बात एक ही है। चाहे न्यू बोल दो चाहे V बोल दो। अगर V बार बना हुआ तो ये एंटी न्यूट्रिनो है, V बना है तो न्यूट्रिनो है। और न्यूट्रिनो लिख लो, न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट करेंगे V से या न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है? मास क्या होता है? मास होता है इनका 0। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड इसकी स्पीड ऑफ लाइट है। चार्ज इसका 0 है, चार्ज 0 है। और इनविजिबल है, दिखता नहीं है, इनविजिबल है। और एक बात और है कि वेरी वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, वेरी वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? बहुत ही ज्यादा। बताते हैं कि अगर कमरे में पूरा, जैसे इतना बड़ा कमरा है, पूरा कमरे को अगर स्टील प्लेट से भर दो तो उसको भी सारे को क्या कर जाएगा? केवल स्टील प्लेट को ही नहीं, स्टील की बहुत बड़ी प्लेट हो, पूरा पूरा कमरा भर दीजिए तो उसको भी क्या कर जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएगा। कौन? एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो दोनों। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बस थोड़ा बहुत जानना, ज्यादा नहीं जानना हमको इसमें। देखो देखो एक बात समझो, जैसे बात समझो, यहां पर जो पार्टिकल होगा, यहां पर जो पार्टिकल होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, तो n/p। और यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। यहां पर क्या होंगे? ज्यादा। तो ज्यादा होंगे तो क्या करना चाहेगा? कम। ज्यादा होगा तो क्या करना चाहेगा? कम। और यहां पर कम होगा तो क्या करना चाहेगा? ज्यादा। तो यहां पर न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? प्रोटॉन में। भाई न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोटॉन में, तभी तो रेशियो कम होगा। और यहां पर क्या होगा? न्यूट्रॉन, यहां पर जो प्रोटॉन है वो किसमें कन्वर्ट होगा? न्यूट्रॉन में। यहां वाला में न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में। और यहां वाले पे प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या निकाल रहा है? बीटा निगेटिव डिके, बीटा निगेटिव डिके। और इस वाले में क्या होगा? बीटा पॉजिटिव डिके होगा या अल्फा डिके होगा। अब देखो, स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर
अगर कोई न्यूक्लियाई है तो कौन सा डिके करेगा? वो बीटा निगेटिव डिके करेगा। और स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है तो कौन सा डिके करेगा? ये क्वेश्चन है नीट के, समझ में नहीं आएगा उस समय, ढंग से समझ लो। अगर निगेटिव नीचे के साइड में है तो कौन सा पार्टिकल निकाल सकता है? ये बीटा पॉजिटिव या अल्फा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा तब बीटा निगेटिव डिके होगा, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा तो कुछ पॉजिटिव चार्ज डिके हो रहा होगा, तो या बीटा पॉजिटिव होगा या अल्फा पार्टिकल होगा। बात क्लियर है? चलो देखो बच्चों, एक हल्की सी लाइन है, सुन लो, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी सुन लो। एक्चुअल में क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल का डिके होता है, जब हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल का डिके करते हैं, तो भाई अल्फा पार्टिकल का डिके हो रहा है, मान लो ये आपका Z है, ये आपका A है, यहां से 2He4 है, प्लस आपका क्या हो रहा है, प्लस आपका Y बन रहा है, Y मान लो Z-2, यहां से A-4, और जब आपका क्या है ZA, यहां पर आपका क्या निकलना है, -1 बीटा 0 प्लस आपकी क्या निकल रही, एनर्जी निकल रही है। और ये हो गया Y, ये क्या हो गया Z+1, और ये क्या हो गया A, प्लस एक साथ और निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलता है? एनर्जी कंजर्वेशन और स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो, प्लस क्या निकलता है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्यों निकलती है? मास डिफेक्ट के कारण। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब यहां पर एनर्जी निकलती है, इस वाले रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी मिलती किसको है? एनर्जी निकली तो मिली किसको? अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल ही तो मूव कर रहा है, न्यूक्लियस तो स्टेबल हो गया। न्यूक्लियस भाई कौन तो मूव कर रहा है? यही मूव कर रहा है। तो जो भी एनर्जी आई वो किसमें गई? वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल में। जो भी एनर्जी है वो किसको मिली? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ने सारी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया और अपना मूव करने लगा। भाई मूव कर रहा है, ये बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल है ना, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी? तो मास इफेक्ट के कारण उसको एनर्जी मिली, अल्फा पार्टिकल सारी एनर्जी लिया और भाग गया। बात समझ में आई? लेकिन जब यहां पर बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल निकला तो यहां पर भी एनर्जी निकली, यहां पर भी एनर्जी निकली, लेकिन बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जब सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो क्या करता है? ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एक आता है एंटी न्यूट्रिनो। ये कहता है भाई हमको दे दो जो तुम नहीं कर पा रहे हो। सारा खाना मिला इसको, इसने खा नहीं पाया, तो कहा चलो बचा कुचा हम खा लेते हैं। बाकी जो बची कुची एनर्जी है, भाई इसकी कैपेसिटी है, बीटा पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, मास भी नहीं है उसके पास, बेचारे के पास मास भी नहीं है, छोटा सा ही तो पार्टिकल है, तो इसको एनर्जी हमने दे दी, बहुत छोटे से पार्टिकल को ज्यादा सी एनर्जी दे दी। जैसे आप लोगों की भी कैपेसिटी है ना कि कितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इट शोज, एक्चुअल टर्म क्या है? इट शोज वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी पैटर्न। क्या करता है? वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी पैटर्न को शो करता है। ये सारी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होनी चाहिए? कंजर्व होनी चाहिए। तो इसका साथी निकल के आता है एंटी न्यूट्रिनो। कहता कोई बात नहीं, तुम नहीं अचीव कर पा रहे हो, हम तुम्हारा साथ देते हैं, तो हम बाकी एनर्जी क्या करेंगे? हम ले लेंगे। कौन ले लेगा? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसीलिए एंटी न्यूट्रिनो आता है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। अब स्पिन वाला पार्ट बेटा बहुत टफ है, स्पिन कंजर्वेशन, ये तो शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको थोड़ा बहुत, ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो ये भी नहीं है, मतलब शॉर्ट में आपको बता दिया।
लेकिन अब स्पिन मोमेंटम का तो और है, उसको याद ही कर लीजिए। स्पिन मोमेंटम को क्या करता है, कंजर्व करता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, देखिए ना। आगे चलें, लिख लो, एक लाइन लिख लो, लिखा देता हूं। देखो, एक्सपेरिमेंटली it was observed that all beta particle experimentally it was observed that all beta particle do not have same kinetic energy, do not have same kinetic energy. So experimentally it was observed, ये पता कैसे चला, experimentally पता चला ना, experimentally it was observed that all beta particles do not have same kinetic energy, do not have same kinetic energy. So anti-neutrino came into picture. So anti-neutrino came into picture and it take the variable kinetic energy. नहीं लिखो, so anti-neutrino came into picture and it can have variable kinetic energy. It can have variable kinetic energy. Variable kinetic energy क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि कह रहा नहीं हमको इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकती है। जो बीटा पार्टिकल से बचेगी वो बेचारा ये ले लेगा। मान लो टोटल एनर्जी 100 है, तो ये 80 ले लिया, तो इसने कितना ले लिया, 20। इसने कहा नहीं हम 20 ही ले पाएंगे, अभी हमारी क्षमता कम है, थोड़ा धीरे धीरे हम चलेंगे। तो उसने कहा अच्छा भाई हमको 80 दे दो। फिर कहा नहीं हम 50 ले, तो चलो 50 हम ले लेते हैं। फिर कहा नहीं हम 40 लेंगे, तो कहा चलो हमको 60 दे दो। ये बेचारा बहुत संतोषी है, जो मिलेगा उसको ले लेगा। ये इट कैन हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। बीटा नेगेटिव डिके ढंग से समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके, या इसी को बोलते हैं पॉजिट्रॉन डिके। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिट्रॉन डिके, पॉजिट्रॉन डिके। ठीक है, चलो निकालो। x है और यहां पर z हो गया, a हो गया, तो यहां से क्या निकला, E1 एंड 0 प्लस y z-1 a, z-1 a प्लस, बोलो जरा अब हमारा क्या हुआ, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो की एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल के साथ पार्टिकल, तो यहां पर क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। कहानी सारी सेम है, क्यों निकलेगा, वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी और स्पिन और मोमेंटम को क्या करना है, कंजर्व करने के लिए, सारी कहानी सेम है। अब बार नहीं लगाएंगे, अब केवल v लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, v प्लस q, q क्या हो गई, एनर्जी, ये क्या हो गया, न्यूट्रिनो, ये है न्यूट्रिनो और ये आपका है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इसी को बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। क्या बोलते हैं इसको, बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है, एक लाइन इसमें भी लिख लो। इस अब ये बार बार मैं लिखा नहीं रहा हूं कि बीटा पॉजिटिव डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा, ये मैं नहीं लिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है सबको, अरे थ्योरी से ज्यादा तो एक क्वेश्चन लिख लिया, समझ में आ गया ना। बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है तो यहाँ पर 1 आ गया, तो मेंटेन करना है तो यहाँ क्या कर देंगे, z-1 पूरा जोड़ो, 1 z-1 कितना z, और यहाँ पे कितना z, ऊपर जोड़ो ये a, यहाँ पर a प्लस 0 कितना a। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया, 1 से, और मास नंबर सेम रहा। लिखा नहीं रहा हूं, समझ में आ गया। लिखो, न्यूट्रिनो विल बी एमिटेड फॉर एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। न्यूट्रिनो इज एमिटेड
फॉर स्पिन एंड एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, न्यूट्रिनो विल बी एमिटेड फॉर स्पिन एंड एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। वही सेम है, न्यूट्रिनो इंट्रिनो क्यों निकलना है, स्पिन और एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए निकलना है। ठीक है, अब देखो, अब देखिए कि क्या हुआ, 7 and 12, 7 and 12 ये क्या निकला, E + 1 0 + 6C12 + U + Q। न्यूट्रॉन बोलो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 7। न्यूट्रॉन बोलो, न्यूट्रॉन बोलो कितने, बोलो भाई, 12 - 7 कितना हुआ, 5। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना, 5/7। अब ये एक क्या निकाल दिया, पॉजिट्रॉन। यहां पर बोलो प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने, 6। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना, 1। अच्छा देखो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन क्या है, 5/7। अब ये करना क्या चाहता है, 1। कैसे करेगा, अब प्रोटॉन की संख्या में अगर बढ़ा दूं, प्रोटॉन एक बढ़ जाए तो न्यूट्रॉन एक, अरे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, एक प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो कितने हो गए अब न्यूट्रॉन, 6। प्रोटॉन कितने हो गए, 6। स्टेबिलिटी अचीव हो गई, खत्म हो गई कहानी। तो यहां पर क्या है कि अच्छा क्यों अचीव कर रहा है, कैसे अचीव कर रहा है, बीटा पॉजिटिव का डीके करके। हमारे हाथ में नहीं है कि हम जो भी डीके कराते रहे भाई, ये क्या डीके करेगा, बीटा पॉजिटिव। क्यों करेगा बीटा पॉजिटिव, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अच्छा ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई कहां पे कर रहा है, बताओ, बोलो कहां लाई कर रहा है, हाँ, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, तो कुछ यहां पे लाई कर रहा है ये। अब ये कहां चाहता है आना, लाइन पे आना चाहता है। तो लाइन में कैसे आएगा, जब प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में। भाई प्रोटॉन की संख्या कम हो जाए, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, तो हमारी स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। यही कहानी तो है। तो मैंने बोला था स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे वाले क्या निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, या अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो स्टेबिलिटी अचीव होगी। और स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर वाले क्या निकालेंगे, बीटा निगेटिव डीके। क्लियर है एकदम। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, देखिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन पे बताओ क्या है, 1p1, ठीक है, 1p1 बना 0n1। देखो प्रोटॉन पे चार्ज कितना, 1, मास नंबर कितना, 1। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना, 0, मास नंबर कितना, 1। मास तो है ना न्यूट्रॉन के पास, प्लस ई। अब यहां पर चार्ज कितना, भाई यहां पर 1, तो इधर भी 1 होना चाहिए। अच्छा मास यहां पर क्या, 1 1 बराबर है, तो यहां पर 0, बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसके साथ क्या, अच्छा ये क्या निकला, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल, उसके साथ क्या निकलेगा, पार्टिकल। न्यूट्रिनो की एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। प्लस एनर्जी अभी यहां मत लिखो, एनर्जी तो मेन इक्वेशन में निकलेगी। एनर्जी किस में लगेगी, मेन इक्वेशन में, क्योंकि यहां तो कन्वर्जन हो रहा है ना। यहां पर क्या हो रहा है भाई, एनर्जी तो निकलेगी मास डिफेक्ट के कारण, तो इस इक्वेशन में लिखेंगे ना, इसमें नहीं लिखेंगे अभी। तो प्रोटॉन एक्चुअल में क्या हो रहा है, व्हाट इज बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वन प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, emitting the positron and neutrino। अच्छा न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एंड पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंटी पार्टिकल निकल रहा है उसके साथ पार्टिकल, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो, और निकलते एक ही कारण से हैं। ठीक है, चलिए
लिखो इसमें, एक्चुअली बीटा पॉजिटिव डिके इज अ कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटॉन, एक्चुअली बीटा पॉजिटिव डिके ब्रैकेट में पॉजिट्रॉन डिके, एक्चुअली बीटा पॉजिटिव डिके ब्रैकेट में पॉजिट्रॉन डिके इज कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटॉन, conversion of a proton into a neutron inside the nucleus, inside the nucleus. Inside the nucleus. अच्छा चलो इसकी भी एनर्जी की चर्चा करते हैं। सुनो, देखो ऐसा नहीं है, यहां पर तो एनर्जी निकलेगी निकलेगी, यहां पर तो एनर्जी निकलेगी, यहां पर भी कुछ एनर्जी निकलेगी, यहां पर भी कुछ एनर्जी, भाई इनमें भी कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट होगा। देखो निकालते हैं, कोशिश करते हैं। डेल्टा एम क्या होगा? अगर हम डेल्टा एम की बात करें तो डेल्टा एम क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात सही है? बोलो। अरे इसकी चर्चा नहीं कर रहे इक्वेशन की, बात समझो। किसकी चर्चा कर रहे हैं? जब हमारा प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में। इतना हो गया? दोबारा से मैं लिखूंगा, कुछ मुझे दूसरी चीज बतानी है। हो गया इतना? बीटा निगेटिव डीके खत्म, बीटा पॉजिटिव डीके खत्म। फिर दोनों की थोड़ा मैं कंपेयर कर रहा हूं, सुनने दो। हो गया यहां तक? आगे चलूं? चलो देखो, जब बीटा निगेटिव डिके था तो हमारा क्या था? 0n1 इक्वल टू 1p1 प्लस -1e0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। और यहां पर, और अगर बीटा पॉजिटिव डिके है तो हमारा हो जाता है 1p1 इक्वल टू 0n1 प्लस 1e0 प्लस क्या? न्यूट्रिनो। देखो बच्चों, अब ध्यान से समझिए, बातें नहीं, ध्यान से समझो। यहां पर अगर मैं निकालूं, एनर्जी निकालूं, कितनी एनर्जी निकलेगी? तो एनर्जी किसके बराबर होती है? मास डिफेक्ट इंटू 931.5। तो मास डिफेक्ट क्या होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू 931.5 MeV। ठीक है, यहां पर क्या होगा? एनर्जी, यहां पर एनर्जी होगी, केवल इस प्रोसेस की, पूरे रिएक्शन की नहीं, इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। जब हमारा कन्वर्ट हो रहा है कि क्या? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो यहां पर होगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 MeV। अब सुनो, एक बात ध्यान देने वाली है, बात समझिए, ध्यान देने वाली बात है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है और यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन है। किसका मास ज्यादा होता है? हाँ भाई, ये तो एकदम क्या है? नेग्लिजिबल। ये क्या है? एकदम नेग्लिजिबल। और इसका अगर मैं चर्चा करूं, इसका चर्चा करूं तो इसका एएमयू में कितना मास होता है? अरे तुम लोग केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं केजी में बात करूं, केजी में बात करूं तो कितना होता है? 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। ये किसका होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। और नहीं, ये किसका होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो कितना? 1.6729 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अरे होता है ना, बोलो। इसी दोनों को मैं क्या बोल देता था? 1 AMU। इसको भी बोल देता था क्या? 1 AMU, यही तो बोल देता था। लेकिन AMU के टर्म में इसका एग्जैक्ट एक मास आता है, पता आप लोगों को? नहीं, नहीं पता? रुको एक मिनट देखने दो बच्चों, एग्जैक्टली मैं बता दूं आपको।
अरे तुम लोग केमिस्ट्री एकदम वीक चल रही है क्या तुम लोग की? रुको रुको रुको, मास ऑफ, अभी तुम लोग को एकदम आइडिया लग जाएगा। प्रोटॉन इन एएमयू, हाँ चलो लिखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है बच्चों 1.0073 एएमयू, ठीक है। और ये होता है आपका, ये एग्जैक्टली 1 एमयू के बराबर नहीं होता है ना, ये तो आपको पता है। ये होता है 1.0086, 1 2 3 4, 1 2, हाँ ये कितना होता है, बात समझो भाई। इसका मास थोड़ा ज्यादा है न्यूट्रॉन का, इसका मास थोड़ा सा कम, और इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास तो मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूं भाई। 10,000 में 0.1 जोड़ दोगे तो कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो मैं हटा देता हूं। अब जरा मास ऑफ न्यूट्रॉन में से मास ऑफ प्रोटॉन जरा आप माइनस करो, इसमें से ये मास माइनस करो, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.0086, 1.0073 कितना हो गया, 3100, तो 0.0013 एएमयू। ये क्या हुआ, क्या हुआ ये मास डिफेक्ट। कब? जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अब फील आया मास डिफेक्ट का, ठीक है। इंटू 931 कर दोगे, एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो ये एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। बट यहां पर देखिए, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ी होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो एनर्जी को रिलीज करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, अब ये कंफर्म कर लेना, ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बट इसके लिए जिसको एनर्जी क्या है, देनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, कम, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा। तो डेल्टा एम क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, निगेटिव। एनर्जी निगेटिव मतलब उसको एनर्जी की जरूरत है, तो मिलेगी कहां से, मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस से। भाई उसको एनर्जी चाहिए तो कहां से मांग ले, न्यूक्लियस के पास रहता है उसी से मांगेगा। कह रहे भाई हमको थोड़ी एनर्जी दे दो ताकि हम क्या कर जाएं, स्टेबल हो जाएं। भाई आपके पास अगर पैसे नहीं है तो किससे मांगेंगे, अपने पापा मम्मी से तो मांगेंगे कि पड़ोसी से मांगेंगे। पैसे नहीं है किससे मांगोगे, न्यूक्लियस में रह रहा है तो किससे मांगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से। उसको एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, स्टेबल होने के लिए चाहिए। किससे मांगेगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से। कहेगा हम, तुम थोड़ा सा अपनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज कर दो और हमको क्या दे दो, थोड़ी सी एनर्जी दे दो ताकि हम कन्वर्ट हो जाए और क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो लिखो अब ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, समझ लीजिए। इन बीटा निगेटिव डीके क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बीटा पॉजिटिव डीके में एनर्जी देनी पड़ती है, या बोलेंगे इसमें एनर्जी क्या पॉजिटिव है, इसमें एनर्जी क्या है, निगेटिव है। बीटा पॉजिटिव डीके में एनर्जी कहां से आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से आ रही है। ये सारे क्वेश्चन हैं, लिखो। इन बीटा पॉजिटिव डीके एनर्जी इज ऑब्टेन, अब ये तो पॉजिटिव निगेटिव लिख लेना अपने मन से। इन बीटा पॉजिटिव डीके एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। In beta positive decay, energy is obtained from binding energy of nucleus.
अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये शब्द शब्द मत समझिए, थोड़ा और समझिए, थोड़ा सा और समझिए। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? ये E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर। इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है? चाहिए। तो एनर्जी मिलेगी कहां से? बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कुछ मास जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एनर्जी में। कुछ मास होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। ठीक है, तो ई डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर, ये डेल्टा एम। तो मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मास डिफेक्ट नहीं है, ये मास का कन्वर्जन है। मास कन्वर्ज होके क्या दे दिया? एनर्जी दे दिया। किसको दे दिया? इसको दे दिया आगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, चलो बस इतना जान लो, बाइंडिंग एनर्जी से होता है, खत्म हो गई कहानी। तो ये आपका अल्फा बीटा, बीटा निगेटिव बीटा पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट लिखो गामा रेडिएशन, लिखो गामा डिके, लिखिए गामा डिके। कुछ नहीं होता, ये रेडिएशन है, सब जगह निकलता है। देखो गामा डिके सबसे सिंपल है, 2 लाइन की चीज है। व्हेनेवर लिखो, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जब भी हमारा डिके होता है, जब भी हमारा डिके होता है ना, तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसके फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है, और उसी को हम बोल देते हैं क्या? गामा रेडिएशन। क्या बोल देते हैं? गामा रेडिएशन। एक तरीके से और बात करते हैं, जैसे इसमें भी बोलते हैं कि जैसे कोई न्यूक्लियस है, 2-3 लाइन है इसकी, बस ये समझिए कि गामा जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो भी एनर्जी निकल रही किसमें निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही, उसको क्या बोल देते हैं? गामा डिके बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या ये लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको एनर्जी दी तो यहाँ पर जंप कर गया, और जंप कर रहा तो यहाँ पर क्या रहा? अनस्टेबल था। यहाँ पर क्या था? अनस्टेबल था। अनस्टेबल था तो ये वापस आ गया, और यहाँ पर क्या निकाल दिया? फोटोन निकाल दिया। यहाँ पर क्या निकाल दिया? फोटोन निकाल दिया। इसी तरीके से ये भी कहते हैं कि जब भी एमिशन वगैरह होता है तो जो न्यूक्लियस है वो अपने हायर ऑर्बिट में चला जाता है। अब न्यूक्लियस का भी इन्होंने ऑर्बिट बता दिया, डिटेलिंग में नहीं जाना। न्यूक्लियस भी क्या है? अपने हायर ऑर्बिट में चला गया। हायर ऑर्बिट में गया तो वहां पर बहुत देर तक स्टेबल नहीं रहा, उसके बाद वो नीचे आया। नीचे आया तो उसने क्या किया? रेडिएशन निकाला। रेडिएशन किस फॉर्म में निकाला? आपका गामा रे के फॉर्म में निकाला। कुल मिला के ये समझना है कि जब भी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल का डिके होता है तो देयर इज अ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयर इज अ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस नोन एज गामा रे। डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसकी डिटेलिंग है भी नहीं। गामा क्या रे कब निकलेगा? जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका ये बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का डिके होगा तो क्या निकलेगा? साथ में गामा रे निकलेगी। ठीक है, तो लिख लो, whenever a nucleus emit alpha or beta particle, whenever a nucleus emit alpha or beta particle, it get excited to a higher energy level. It get excited to a higher energy level. Whenever a nucleus emit alpha particle or beta particle, it get excited to a higher energy level. ब्रैकेट में लिखो, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, दिस एक्साइटेड एनर्जी लेवल, this excited energy level try to return to its ground state, comma, while doing so it emit a high energetic radiation
इट एमिट अ हाई एनर्जेटिक रेडिएशन ब्रैकेट में 1 MeV 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 हाई एनर्जेटिक रेडिएशन ब्रैकेट में 1 MeV known as gamma ray, known as gamma ray, whose frequency is given by F बराबर En2 माइनस En1 अपॉन H। वही है N2 माइनस H बराबर क्या, H न्यू या HF बोलते थे ना, वहीं से F बराबर क्या आ गया। डिटेलिंग नहीं आती बच्चों, मान लो कहीं भूल या भटके सवाल पूछ लिया तो बस क्या है, अगर दोनों स्टेट का दिया हुआ है तो एनर्जी का डिफरेंट कर दोगे, ऐसे डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, गामा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है, अल्फा बीटा गामा डीके। ठीक है, हो गया।